हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना मॉर्निंग में करंट अफेयर का सेशन लेके आए। करंट अफेयर का सेशन मैं डेली लेके आता हूं और द इंडियन एक्सप्रेस जो हमारा न्यूज़पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी न्यूज़ होती है हम लोग की, वो हम लोग यहाँ पे जितने भी टेक्निकल पॉइंट हैं मैं आपको सारे टेक्निकल पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ, और कुछ रह जाता है तो मैं आगे आपको कवर कर दूंगा जब कभी आगे अखबार में वो न्यूज़ आएंगी। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग किस पे फोकस रहते हैं, अपने जो आने वाले एग्जामिनेशन है, जो हो रहे हैं एग्जामिनेशन, उन पे हम लोग मतलब एग्जामिनेशन पे ज़्यादातर फोकस रहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि हमारे नॉलेज और हमारी IQ बढ़ाने के लिए कौन सी जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पे मैं सीधे पेज नंबर पे 4 पे चलना चाहूँगा। पेज नंबर 1 पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। पेज नंबर 4 पे ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है दिल्ली गवर्नमेंट से कि आप ये नंबर ऑफ टेस्ट जो एंटीजन टेस्ट हैं वो ज़्यादा क्यों करा रहे हो RT-PCR टेस्ट के मुकाबले। ठीक है, तो आज हम लोग इसी न्यूज़ को कवर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उसने क्या किया है, उसने पूछा है किससे, दिल्ली सरकार से बेसिकली पूछा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट करा रहे हो, कौन से, रैट जो टेस्ट है, रैट टेस्ट, ये बहुत ज्यादा करा रहे हो। अभी रैट टेस्ट क्या होता है समझिएगा। रैट टेस्ट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। कौन सा होता है? रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा करा रहे हैं, और जबकि जब जो ज्यादा सटीक है वो RT-PCR टेस्ट है, RT-PCR। ठीक है, RT-PCR टेस्ट ये ज्यादा सटीक है, पर दिल्ली सरकार ने मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप रैट टेस्ट ना करा के, मतलब रैट टेस्ट ज्यादा करा रहे हो, RT-PCR टेस्ट क्यों नहीं ज्यादा करा रहे हो। देखिए, दोनों में आपको मैं सिमिलरिटी थोड़ी सी बता देता हूं क्या है। पहले हम लोग टेक्निकल पॉइंट पे चलते हैं। RT-PCR जो टेस्ट है, इसका जो सक्सेस रेट है वो 70% के आसपास है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 70% के आसपास है। आप कोई बच्चा बोलेगा सर 72% है, तो मैं कह रहा हूं 70% के आसपास है। 68 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। तो हम लोग एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं, 70% के आसपास इसका सक्सेस रेट है। ठीक है, इसका सक्सेस रेट है। अब यहां पे समझिएगा कि जो है, और यहां पे रैपिड एंटीजन जो टेस्ट का जो सक्सेस रेट है वो 40% है, यहां पे 40% है। लेकिन दिल्ली सरकार इस टेस्ट को ज्यादा क्यों करा रही है, उसको क्यों नहीं करा रही है, वो जो 70% है। बात यह है कि इसमें, इस टेस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा लगते हैं। क्यों ज्यादा लगते हैं? क्योंकि इसमें पूरी बॉडी जो होती है वो आपकी डायग्नोस होती है। क्या होती है? पूरी बॉडी डायग्नोस होती है। ठीक है, या फिर बॉडी का कुछ पार्ट आपका डायग्नोस किया जाता है, ब्लड और बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, वो बेसिकली डायग्नोसिस करके आपको टेस्ट बताया जाता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ आवर्स ज्यादा लगते हैं, नियर अबाउट आपसे 3 से 6 घंटे, 3 से 6 घंटे जिस हिसाब से स्पीड होगी मैन वर्कर की, उस हिसाब से 3 से 6 घंटे के अंदर, जल्दी काम करेंगे तो 3 घंटे के अंदर भी बता सकते हैं, लेकिन 3 से 6 घंटे आने में लग जाता है इसका। ठीक है, यही इसका जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, इसका जो रिजल्ट आने में लग जाता है 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट लग जाता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा कराने हैं, मैं अभी आपको और भी टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पूरे दिल्ली में नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा कराने हैं, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा कराने हैं, तो हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट को ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ ये भी चलता रहेगा। ठीक है, अब यहां पे बात यह है कि लोगों के जिंदगी में खिलवाड़ क्यों हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट इतने ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बता देता हूं। अगर बंदा पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बंदा निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है और उसका रिजल्ट निगेटिव आ जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे दिक्कत जानते क्या होती है, जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव है और रिजल्ट बता देता है निगेटिव, सबसे मेन दिक्कत यही आती है। देखिए, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ऑलवेज बताएगा,
ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, ये अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ऑलवेज बताएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव भी बता देगा, ठीक है, कई केसेस में। और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बताएगा। ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है, रैपिड एंटीजेंस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बंदा निगेटिव है तो वो पॉजिटिव नहीं दर्शाएगा, ठीक है। यहां पे मेन चीज क्या है, और इसके बाद मेन चीज, सबसे मेन चीज ये और है कि अगर बंदा पॉजिटिव है तो निगेटिव दिखा दे रहा है, लेकिन अगर उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं, ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, और अगर उसमें ये दोनों केसेस आ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों केसेस को फॉलो कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है और प्लस का माइनस दिखा देता है, तो उसके बाद टेस्ट किया जाता है आरटीपीसीआर। समझ रहे हैं, ये सिर्फ आरटीपीसीआर सीवियर कंडीशन वालों के लिए इस समय ज्यादा जरूरी भी है, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है। और उन्होंने बोला है कि हमने अपना जो सिर्फ नंबर ऑफ टेस्ट है वो इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो आप लोग एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। बस इसमें बेसिकली सिर्फ चीज ये है कि अगर बंदा पॉजिटिव है और कहीं नेगेटिव शो कर दिया, सिर्फ यहाँ खतरनाक कंडीशन सिर्फ वही वाली आती है। लेकिन अगर उसको सिम्टम्स लग रहे हैं काफी ज्यादा, उसको खांसी वगैरह आ रही है या फिर उसके निमोनिया की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो आरटीपीसीआर आगे करा सकता है, ठीक है। ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वो आगे टेस्ट फर्दर प्रोसीड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुलाई का जो डे है, ठीक है, तो मैं 28 जुलाई का आपको बताया नहीं था, 28 जुलाई और आज 29 जुलाई है, मैं आपको दोनों कवर करा देता हूं। देखिए 28 जुलाई को जो डे होता है, जुलाई की डेज की बात कर रहे हैं, जुलाई के हम लोग डेज की बात कर रहे हैं, तो आज है 28 जुलाई, सॉरी माफ कीजिएगा, आज है 29 जुलाई। 28 जुलाई कल की डेट थी। 28 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस डे। ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और आपको मैं बता दूं, हेपेटाइटिस के टाइप पूछ सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हार्मफुल होता है इनमें से भी वो बी होता है, हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। बहुत सारे मरीज भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं, ठीक है, इन पांचों में से। अगर मैं बात करता हूं कि हेपेटाइटिस फैलता कैसे है, तो हेपेटाइटिस एक संक्रमित रोग है, मतलब जैसे एड्स फैलता है वैसे हेपेटाइटिस भी फैलता है। अगर मैं बात करूं कि जो है क्या कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी फैलता है। अगर एक पर्सन के है तो दूसरे पर्सन के कैसे फैलेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स से। दूसरी बात, निडल का, एक ही सेम निडल का इस्तेमाल करने से। इसके बाद जब क्या कहते हैं, जब बच्चे को दूध पिलाती है माँ, उससे भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगली बात करते हैं कि जो नाई लोग ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो एड्स के जिस तरह से एड्स फैलता है उसी तरह से सेम हेपेटाइटिस भी फैलता है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि 28 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है, वो कौन सा है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण दिवस, इसे आप बोल सकते हो, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण दिवस, ठीक है। ये किसने बनाया था, IUCN ने बेसिकली बनाया था। यहां पे ध्यान रखिएगा, एक एजेंसी है IUCN, एक एजेंसी है IUCN, ठीक है ना। IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। और IUCN के प्रस्ताव के मुताबिक ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 28 जुलाई को क्या माना है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे माना है, ठीक है, 28 जुलाई को। कुछ लोग पूछेंगे कि IUCN क्या है, तो IUCN एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है।
तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है और जितनी भी एटमॉस्फेयर या फिर नेचर का कंजर्वेशन हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रोटेक्शन की बात आती है तो कौन सी संस्था काम करती है? IUCN बेसिकली काम करती है। मैंने आपको बताया था यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी जो प्राथमिक तौर पे काम करती है वो कौन सी काम करती है? IUCN ही काम करती है। ठीक है, मैंने प्राथमिक तौर पे बोला है। ठीक है, वैसे अदरवाइज मैं बेस तौर पे बोलूं तो बेस तौर पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल काम करती है। यहाँ पे IUCN 1948 में बनी थी। इसी के ही सलाह पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया था? 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की स्थापना करी थी, मतलब इस दिन को मनाने की बात कही थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 29 जुलाई। आज है हमारी 29 जुलाई, तो 29 जुलाई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं वो मैं बात कर लेता हूँ। 29 जुलाई को जो दिन मनाए जाते हैं, दो इंपॉर्टेंट डेज हैं 29 जुलाई को। 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई को दो इंपॉर्टेंट डे हैं। एक तो ध्यान रखिएगा, मोहन बागान दिवस, मोहन बागान डे। ठीक है, ये मोहन बागान क्या है? मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब है। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। तो ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल का क्या है? एक फुटबॉल क्लब है। ठीक है, फुटबॉल क्लब है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1889 को। ठीक है, 15 अगस्त 1889 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यहां पे क्या है, 11 आपको बता दूं मैं, 28 जुलाई 29 सॉरी माफ कीजिएगा 29 जुलाई 1911 को इसने सबसे पहली बार IFA का कप जीता था। इसलिए 29 जुलाई को क्या कहा जाता है? मोहन बागान दिवस बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि ये आज क्या है? इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस बोलते हैं। तो आज के दिन अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। किसके सुपरविजन में? IUCN के सुपरविजन में। हमें आपको बताया था ना IUCN क्या है, तो IUCN के सुपरविजन में ये 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि आप लोग पूछोगे कि बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? ये अलग से है। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो 1972 में घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया था? 1972 में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। और अगली न्यूज हमारी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो पेज नंबर ये है 14 पे और एक्सप्लेनेशन का पेज है। वैसे आज के दिन में एक्सप्लेनेशन के दो पेज छप गए हैं, अब वो शायद गलती से हुआ है, कैसे हुआ है। यहाँ पे जो कोविड की न्यूज है द वर्ल्ड की, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा यहाँ टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 1,62,00,000 हो चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हो चुकी हैं? 6 लाख करीब 49,000 डेथ हो चुकी हैं। जो सबसे ज्यादा केसेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 42 लाख हो चुके हैं, प्लस है उससे। ठीक है ना, सेकंड नंबर ब्राजील आता है। ब्राजील को आप देखिएगा, ब्राजील में 24 लाख प्लस केसेस हो चुके हैं। थर्ड नंबर पे इंडिया आता है जो 14 लाख प्लस केसेस के साथ में है। चौथे नंबर पे रशिया है जो 8 लाख प्लस केसेस के साथ में है। और पांचवें नंबर पे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा में हाई हो चुके हैं। अब मुझे पता नहीं है किस वजह से हाई हो चुके हैं, क्योंकि जो अफ्रीका पूरा रीजन है, चाहे नाइजीरिया ले लो, चाहे ठीक है चाहे आप युगांडा के क्षेत्र ले लो, कहीं भी क्षेत्र ले लो आप, कांगो बेसिन के भी जितने इलाके हैं उनके आप क्षेत्र लोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस नहीं है, वहाँ पे कंट्रोल में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए ये तो हमारी हो गई, ये न्यूज़ हो गई। अगली हम लोग न्यूज़ पे चलते हैं, पेज नंबर 17 पे चलते हैं। इकोनॉमी का जो पेज है, पेज नंबर 17 पे जो इकोनॉमी का पेज है वो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारी। गवर्नमेंट टू डिसमेंट, ठीक है, डाइवर्समेंट। अब क्या कर रही है? बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें बेच दी। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट? 23 PSU को बेचने की तैयारी कर रही है। ठीक है, 23 PSU, और बहुत बड़ा झटका होगा शायद हमारी इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो 23 PSU को डिसमेंट करने वाली है।
डिवेस्टमेंट करने वाली है। अब डिवेस्टमेंट मतलब क्या होता है, विनिवेश होता है। इसको आप लोग कुछ नहीं जानते होंगे तो ये होता है विनिवेश होता है, इसे विनिवेश कहते हैं। ठीक है, विनिवेश करने वाली 23 PSU को। ठीक है, और ये बहुत शायद मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा डिसीजन होगा गवर्नमेंट का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो बेच रही है। ठीक है, जो पावर में होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इससे पहले मैं बता दूं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है जो प्रेजेंट टाइम में, और रेलवे को बेच चुकी है। ठीक है, रेलवे को मतलब रेलवे का केवल 5% शेयर है, वो क्या किया है उसने, डिवेस्टमेंट किया है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा मामला आ रहा है BPCL का। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है शायद BPCL के कर्मचारियों को, क्योंकि VRS देने की बात हो रही है। और मैं बात करता हूँ कि जो है BSNL जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ मैं बताऊँ तो एयर इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकने के कगार पे आ चुकी है, और देखते हैं कि खरीदा जाता है कि नहीं खरीदा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 17 पे इकोनॉमी का ही पेज है। यहाँ पे आपके सामने एक न्यूज़ होगी, गोल्ड की डिमांड की फॉल हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यूज़ है जो आपके सामने है। वैसे कोई खास न्यूज़ नहीं है, पर आप ये जान सकते हो कि गोल्ड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो गोल्ड का जो क्या कहते हैं कंजप्शन है, कंजप्शन, ठीक है, वो कितना % फॉल हुआ है, वो हुआ है नियर अबाउट 36% फॉल हुआ है। ठीक है, कंजप्शन फॉल होगा तो उसकी डिमांड भी उतनी फॉल हो जाएगी। चाहे आप बोल लीजिए कंजप्शन बोल लीजिए, चाहे आपको डिमांड बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ कि गोल्ड के बारे में थोड़ी सा बात करें, क्योंकि जो गोल्ड कॉइन है, ठीक है, गोल्ड कॉइन, उनका भी थोड़ा सा जो है डिमांड है या कंजप्शन है वो 5% तक फॉल हुआ है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गोल्ड का अगर कंजप्शन फॉल हो रहा है या गोल्ड की डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ही कम हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा रुपया भी उसके हिसाब से कम होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा रुपया गिर जाएगा, मजबूत नहीं रहेगा। तो एक बात समझिएगा, सिर्फ एक पैरामीटर नहीं होते हैं करेंसी गिरने के, करेंसी गिरने के काफी कई ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, वो एक टाइम पे नहीं समझाया जा सकता, और मैं 2 मिनट में समझा भी नहीं पाऊंगा उसे। ठीक है, मुझे कम से कम 10-15 मिनट लगेगा उसके लिए। तो आज की करंट अफेयर में यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना। बाकी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।